ठीक है 53 लॉग चलो सवाल देखो क्या है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O CH3 1 2 3 और ट्रिपल बॉन्ड है। देखो तो ये सवाल है और यहाँ पर O एंड यहाँ पर CH3 इतना ही है ना, दिख नहीं रहा। अभी दिख रहा है? चलिए तो क्या करने वाले थे हम, तो ये बताने वाले थे। हाँ तो बताओ इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, खड़े हो जाओ, स्लो कर देना होगा, स्लो कर दो, स्लो। एस्टर है, चलिए एस्टर क्या हो गया, हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपका एस्टर हो गया, दैट इज मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 जाएगा, 5 तक जाएगा नंबरिंग। अरे कदम नहीं जाएगा ना, ये क्या हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया ना ये वाला, तो ये क्या हो गए, साइनाइड हो गए ना, साइनाइड क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया ना, वहां तक जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो नेम में क्या लिखोगे बताओ, सबसे पहले क्या लिखोगे, इथाइल लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, मिथाइल लिखोगे, लिखोगे नहीं, इथाइल के बाद क्या लिखेंगे, 3 मिथॉक्सी,
मिथॉक्सी, देन मिथाइल, फिर 2 मिथाइल, फिर कितने कार्बन है? अच्छा एक सेकेंड, ये तो छूट गया ना, साइनो छूट गया ना, इसके पहले साइनो आएगा, सबसे पहले नहीं आएगा साइनो, सबसे पहले इथाइल आएगा, इथाइल, फिर 4 साइनो, देन बैठ जाओ, मिथॉक्सी, फिर 2 मिथाइल, और बाकी टोटल कितने हो गए? 4 कार्बन है, ब्यूटेनोएट। डन, क्लियर है? समझ गए? समझ गए? और कुछ डाउट है? 1 क्या 108? हाँ ठीक, 108, 108 भी तो वही चीज है ना, वेज डैश वाला दे रखा है, उसको बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दीजिए, वेज डैश वाले। देखो ये कहीं सवाल में तुमको दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है CH3, और ऐसा दिख रहा है आपको CH3, कुछ भी दिख जाए इसका सीधा सा मतलब है ये बॉन्ड ही है और कुछ नहीं, ऐसा लिख लिया इसको CH3, हाँ इसको लिख लो CH3, बस और कुछ नहीं। समझ गए? ये बेसिकली ऐसे बताते हैं, जैसे ये साइक्लिक है ना, तो सभी एटम क्या हो गए? प्लेन में आ गए। अब इसमें 2 और वैलेंसी बची हुई है, तो एक क्या चला जाएगा? अबव द प्लेन, और दूसरा क्या होगा? बिलो द प्लेन। समझ गए? क्लियर है? ये प्लेनर है साइक्लोहेक्सेन, एक अबव द प्लेन जो आपको डार्क लाइन में सॉलिड लाइन दिख रहा है, ये ऐसे पूरा डार्क रहता है, हाँ, और दूसरा डैश लाइन, डैश लाइन का मतलब क्या हो गया? बिलो द प्लेन। समझ गए? क्लियर है? और कुछ डाउट? और किसी को कुछ डाउट है? किसी को और कुछ डाउट है? नहीं है? चलिए नेक्स्ट चैप्टर का नाम डालिए एटॉमिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर मत डालिए, फिर क्वांटम नंबर लिखिए, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, है ना, मगर हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वांटम नंबर तक जाने हैं, तो थोड़ा भी चीजें एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपने पढ़ सकते हैं। संकेत कौन है? क्या चल रहा है? कितनी बार बोला जा रहा है? अब मैं क्या करूं? मैं तो ऑन किया हूं, देखो उसको चल नहीं रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पर चले कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? क्वांटम नंबर पढ़ना है। क्वांटम नंबर किसमें आता है? वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। एटम के बहुत सारे मॉडल्स हैं, उसमें से एक मॉडल हमारा वेव मैकेनिकल मॉडल, और सबसे मतलब वही मॉडल आज के डेट में वैलिड है, और मगर उसके उस मॉडल तक पहुंचने से पहले तो बहुत सारे मॉडल डेवलप किए गए, बहुत में ड्रॉबैक्स आए तो हमने उसको खारिज किया, फिर दूसरे पे चले गए, है ना। जैसे तुम लोग बचपन में साइकिल लेते हो, तो क्या हो रहा है? जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो। थोड़ा सा क्लास में इतना डिस्टर्बेंस सही नहीं है, थोड़ा कंट्रोल कीजिए सबको। हाँ क्या बता रहा था मैं? हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, है ना। तो जैसे बचपन में तुम लोग छोटा वाला साइकिल लिए होगे पहली बार, है या नहीं, और उसमें चक्का टूट गया होगा, क्योंकि उतना वेट तुम्हारा धीरे धीरे वेट बढ़ जाता है ना, है या नहीं, तो उतना वेट उस पर एडजस्ट नहीं हो पाया होगा, तो वो टूट गया, तो तुमने वो 3 पहिए वाली साइकिल ली होगी, जिसमें 2 साइड से लगे रहते हैं, इधर झुको तो ये बचा लेता है, इधर झुको तो ये बचा लेता है, अरे है या नहीं। कुछ टाइम बाद वो छोटा हो जाता है, कि तुम बड़े हो जाते हो, तुम बड़ी वाली साइकिल लेते हो,
उसके बाद साइकिल चलाने में पैर दर्द होने लगता है, आप क्या करते हैं, बाइक ले लेते हैं। फिर बाइक बोलते हैं यार छोटी वाली बाइक अच्छी नहीं लग रही, बड़ी वाले हैवी बाइक चाहिए, वो R15 चाहिए, ऐसे झुक के चलाना है या नहीं? अरे है या नहीं? अब कुछ टाइम बाद देखता कोई कार ले आएगा, चलो बाइक छोड़ो कार ले आते हैं। कुछ टाइम बाद तुम एरोप्लेन ले आओगे। अरे है या नहीं? तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है तुम्हारा। तो सेम तरीके से एटम का भी क्या होता है, क्या हुआ है, इवोल्यूशन। तो मुझे ये बताओ सबसे पहला मॉडल तुमने कौन सा पढ़ा था? डाल्टन्स थियरी ऑफ एटम। बताओ क्या होता है डाल्टन्स मॉडल, क्या जानते हो डाल्टन्स मॉडल के बारे में? डाल्टन एटम थियरी में न्यूट्रॉन प्रोटॉन टाइप ये बताया था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बता दिया था डाल्टन। सेंटर एटम सेंटर। और कोई बताएगा? बैठो, और कोई है? मतलब मुझे पूछना ही पड़ेगा, तुम लोग बताओगे नहीं। हाँ लास्ट बेंच पर हो जाओ, कॉर्नर पे छिप के बैठे हो तुम। बताओ क्या जानते हो डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम के बारे में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में? क्या कहा था डाल्टन ने? तुम नए आए हो, और कोई नया आया इधर? कोई न्यू है आज? नहीं, फिर हो जाइए। कब एडमिशन लिया? कल ही लिए हैं, आज फर्स्ट क्लास है। ठीक है, कहाँ से हैं आप? खंडाला। अरे वो लोनावाला खंडाला। अच्छा, मुझे लगा लोनावाला खंडाला, तो मैं घूमने जाता तो कोई दिक्कत नहीं, खाना तो दे देते, फिर पैसा बच जाता, हमारा नुकसान हो गया। अच्छा, तो आज ही एडमिशन लिए हैं, कल ही लिए हैं, हॉस्टल में है? ठीक, चलिए बैठिए। नोट्स लाए ना आज? आज तो वो पहला चैप्टर चालू किए हैं, और अभी से कोई छुट्टी ना मारे, तकलीफ हो जाएगा बाद में, दोबारा मुझसे पूछने आओगे तो मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ बताओ, बगल वाले बताओ, बगल वाले, आगे वाले, बगल वाले, बगल वाले, आगे वाले। चलो ठीक है, बैठो। डाल्टन थ्योरी के बारे में आप कुछ नहीं जानते। देखिए डाल्टन से सबसे पहले बताया था, सबसे पहले डाल्टन ने ये बताया कि जितने भी मैटर है ना, वो किससे मिलके बने हैं, एटम से बने। आप क्लास 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे, तो सबसे पहला एग्जांपल आपके साथ में ये दिया होगा कि जैसे ये घर ले लो, घर में क्या है, एक दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार, चौथी दीवार, ऊपर में स्लैब है। अब दीवार किससे बना है, तो दीवार क्या है, ब्रिक से बना है, ईंटे से बना है। ईटा क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इसमें, जिससे पूरा बना हुआ है नहीं? तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा हो गया, ब्रिक हो गया है। तो ब्रिक क्या है, जिससे पूरा बिल्डिंग बना है। उसी तरीके से कोई मैटर पे चलेंगे, कट करते हुए जो स्मॉलेस्ट पार्ट पर चलेंगे वो क्या होता है, एटम। एटम से क्या है, सब कुछ मिलकर बना है। समझे, जितना भी कुछ है किससे मिलके बना है, एटम मिलके, एटम से बना है। ये बात किसने बताई थी, डाल्टन ने। समझ गए? फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर क्या होता है, एटम। दूसरा क्या बोला इन्होंने, अच्छा दूसरे, ऐसे बहुत सारे पोस्टुलेट हैं, और बेसिकली 3-4 यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करना, नोट नहीं करना है। ये सब कुछ नोट नहीं करना है, जहां से नोट करने बोलूंगा वहीं से नोट करना, क्योंकि ये सब क्लास 10th में ही पढ़ के आते हैं। और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, घर जाना एक बार क्लास 10 का टेस्ट पढ़ लेना। और दूसरी बात, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, कि हम लोग अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम बस क्वांटम नंबर जहां जो हमको आगे पीरियडिक टेबल में काम आना है, हम उसको पढ़ेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। समझ गए? तो बस मगर वहां तक पहुंचने से पहले एक बार शॉर्ट में हम लोग ये देख लेते क्या क्या चीजें, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, ताकि तुमको पता चलता रहे। अचानक से मैं क्वांटम नंबर चालू करूंगा, तुम बोलोगे अरे हमने तो नील्स बोर मॉडल पढ़ा था, ये कहां से नया मॉडल ले आया। तो नील्स बोर मॉडल से आगे कैसे गए हम वहां तक चलेंगे। समझ गए? तो ये सभी चीजें आपको जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा तो डिटेल में पढ़ाया जाएगा सारा कुछ, तो कोई बात नहीं, तक आप पढ़ लेंगे। दूसरा क्या बोला इन्होंने, एटम ऑफ वन एलिमेंट आर सेम एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, है ना, ये बात बोला उन्होंने। तो कहा कि अरे ये बात तो सही होना चाहिए, मगर आगे चल के गलत हो गया। बोला क्यों? क्योंकि बोला आइसोटोप्स को देख लूं, कार्बन के, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 सेम एटम है। एटम क्या है, सेम है, मगर मतलब
एलिमेंट क्या है, सेम है, मगर उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जा रही है, डिफरेंट हो जा रही है। सेम एटम है मगर प्रॉपर्टीज क्या हो गए, डिफरेंट हो गई। इन्होंने क्या बोला, सेम एटम के सारे प्रॉपर्टीज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एटम ऑफ वन एलिमेंट, एटम ऑफ वन एलिमेंट आर ऑल द सेम, ऑल द सेम मतलब सभी रिस्पेक्ट में क्या होगा, सेम होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। मगर क्या है, हमने आइसोटोप्स को देखा, वो क्या हो गए, डिफरेंट। उन्होंने इसी में एक और स्टेटमेंट कंटिन्यू किया था कि डिफरेंट एटम्स के, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और हमने आइसोबार पढ़ रखा है, अरे पढ़ा है आइसोबार, उसके मास नंबर क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। मतलब सेम प्रॉपर्टी हो गया, मास नंबर सेम, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहे हैं, मगर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। तो इसका पोस्टुलेट क्या हो रहा है, गलत होने लगा। नेक्स्ट देखिए, एटम कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो हमें पता है एटम क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन में फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। ये भी क्या हो गए, आई कंपाउंड एंड फॉर्म बाय कंबाइनिंग द एटम, ये तो पार्ट 2 क्लियर है। यहां तक की बातें समझ गए। तो इसके पोस्टुलेट में क्या हो गए, बहुत सारे समस्या आने लगे, तो लोगों ने कहा नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, इसको रिजेक्ट करते हैं। तो इन्होंने जो अपना मॉडल को एक्सप्लेन किया था, किससे, बिलियर्ड्स बॉल से एक्सप्लेन किया था कि हर एक एटम क्या है, स्फेरिकल नेचर का है और सॉलिड मास है, क्या एकदम हार्ड सॉलिड मास है। जैसे तुम लोगों ड्यूज बॉल से क्रिकेट खेले हो, ड्यूज बॉल से क्रिकेट खेले हो, ड्यूज बॉल से, अरे क्रिकेट खेले हो, दो टाइप के बॉल यूज करते हैं ना, एक सॉफ्ट वाला बॉल यूज करते हैं, एक जिसमें वो इंडियन टीम के प्लेयर्स खेलते हैं, सीजर बॉल, हाँ ठीक है, जो भी बॉल कहते हैं, ड्यूज बॉल भी कहते हैं, हाँ वो सीजर बॉल से खेले हैं ना, है ना। वो क्या था, अंदर में पूरा वो भरा होता है। फुटबॉल है और स्पेयर है, मतलब स्पेयर तो अलग कह सकते हैं, ठीक है, वो बॉल का एग्जांपल है। उसके अंदर में क्या है, पूरा का पूरा फिल है। और जो बॉल से तुम लोग खेलते हो, जो काफी हाई जंप पे जाता है, अरे है ना, अंदर से क्या होता है, एम्प्टी होता है, खोखला होता है ना, अरे होता है। तो उन्होंने क्या, बिलियर्ड बॉल को बोला सॉलिड है, मतलब सॉलिड का मतलब क्या है, ड्यूज बॉल के जैसा, जिसके अंदर में पूरा मास भरा हुआ है। क्लियर है, अरे क्लियर है। तो उन्होंने यही बोला कि क्या है, ये सॉलिड है, हार्ड स्फीयर है, मतलब स्फीयर के टाइप का सर्कुलर है, उसके अंदर पूरा मास फिल है। क्लियर यहाँ तक की बात है। मगर जो भी इन्होंने बताया आगे चल के क्या हो गया, वो गलत हो गया। और नए साइंटिस्ट आए, जे जे थॉमसन, नाम सुना है, जे जे थॉमसन का मॉडल था या नहीं, क्या था मॉडल, बताओ, वो बताना चाहेगा। अरे फर्स्ट तुम लोग तो पढ़े होगे ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, लास्ट बेंच तुमने पढ़ा होगा ना, बताओ फिर, पढ़े हो जाओ, बताओ। प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, उसी को तो ऑप्शन मॉडल कह रहे हैं। हाँ, होता क्या है, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ऐसे एक्सप्लेन करोगे तो ठीक है, बताओ। हाँ, और कोई बताएगा, तुम बताओ। The theory, as similar to that of watermelon theory, in which he demonstrated receives of watermelon as negative charged electrons, and the other part of watermelon as positively charged protons. And electrons are embedded in पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, हाँ करेक्ट है, बट बेटो मगर तब तक प्रोटॉन डिस्कवर हुआ नहीं था, इसके बाद प्रोटॉन डिस्कवर होगा, रदरफोर्ड निकले डिस्कवर करेंगे, फिर बताएंगे प्रोटॉन नाम की भी कोई चीज होती है ना। चलो ठीक है। तो उन्होंने क्या बता दिया कि जो हमारे पास एटम है, एटम क्या है, अच्छा ये देख लीजिए कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। खैर इसका डिस्कवरी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और तुम लोग 10th में पढ़े होंगे तो उस टाइम दिया होगा, बुक्स में रेफरेंस बुक में दिया होता है इसका डिस्कवरी, तो चाहो तो देख लेना, नहीं दिया था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्चुअली मॉडल बना करके दिखाया, लोगों को बताया कि प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं इसको, या तो वाटरमेलन मॉडल बोल सकते हैं। कहता क्या है कि जो
पॉजिटिव चार्ज है, इनका कहना ये है स्फीयर। इन्होंने एक चीज को कंटिन्यू किया, क्या कि इट इज हार्ड स्फीयर, सॉलिड हार्ड स्फीयर। इस पॉइंट को इन्होंने कंटिन्यू किया। इन्होंने कहा कि जो हार्ड सॉलिड स्फीयर है, दैट सॉलिड स्फीयर इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से ये क्या है, हार्ड स्फीयर मिलकर बना हुआ है। क्लियर है, समझा ये बात। और जो नेगेटिव चार्ज है वो इम्बेडेड है, इसके अंदर छिपे हैं, बीच बीच में रखा हुआ है आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। बात क्लियर है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या है, इसके अंदर बीच बीच में रखा हुआ है। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या है, विजिबल नहीं है। ओके ठीक, ये विजिबल है क्या, अच्छा ये विजिबल है, ये चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है। येलो लेंगे तो इधर नहीं चलेगा। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन क्या है, उस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा मॉडल किसने बताया, थॉमसन। क्लियर है सभी को, क्लियर है। थॉमसन ने जब मॉडल बताया बनाया था, उसके कुछ टाइम बाद कुछ साइंटिस्ट ने इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना चालू कर दिया। बोला क्यों, क्योंकि आप पॉजिटिवली चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन को रख दे रहे हैं, कोई सेपरेशन का यही बता रहे कि कैसे सेपरेट हो रहा है, आप बताएंगे ना। पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, दोनों का आसपास रख देंगे तो ये दोनों तो आपस में ज्वाइन कर जाएगा ना, चार्ज न्यूट्रलिटी तो खत्म हो जाएगी, चार्ज बचा कैसे। तो इसके बारे में उन्होंने कुछ मतलब सेपरेशन के बारे में, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच के सेपरेशन के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। क्या उसके बाद फिर भी लोगों ने मान लिया, चलो यही एक भगवान ने अभी तक काल के लिए मान लेते, इन्होंने जो कहा वो सही कहा और हमने मान के आगे बढ़े। जैसे मैं जो बोल देता तुम लोग मान ले रहे हो, है या नहीं, तो उन्होंने मान लिया चलो ठीक है, जो कह रहे हैं यही जो कह रहे हैं वही सही है, इनकी बात मान लेते हैं, सभी मान के आगे बढ़ गए। तो उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, क्या नाम था, रदरफोर्ड। तो इन्होंने क्या कहा, चलो थॉमसन भैया ने कह दिया है कि मॉडल ऐसा है, तो देखते हैं इस मॉडल में क्या क्या है, क्या पता अंदर से सोना मिल जाए हमें। वो रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो सोना मिलने के लिए सोना लगाना भी पड़ेगा, अरे नहीं, पैसा कमाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, अरे करना पड़ता है नहीं, बताओ करना पड़ता है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं गोल्ड कमाना है तो गोल्ड इन्वेस्ट कर लेता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, गोल्ड का एक फॉइल लिया, फॉइल मतलब एक सीट लिया, पतला सा सीट, जैसे सीट है ना इस टाइप का, अरे पतला सा सीट उठाया उन्होंने ऐसे करके, क्लियर है। और मगर उसका थिकनेस जो है, उन्होंने ट्राई किया कि ये थिकनेस क्या हो, मिनिमम। तो उनका एक्सपेक्टेशन था कि वन एटम का लेयर के बराबर थिकनेस हो जाए, बट एक्चुअली वन एटम का लेयर तो अचीव करना बहुत मुश्किल है ना। गोल्ड काफी मेल्लेबल होता है तो काफी थिन हो सकता है, मगर वन एटम के लेयर तक तो नहीं गया होगा, उससे ज्यादा ही होगा, 10 के आसपास एटम का लेयर रहा होगा। फिर उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को पास किया। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, ये होता है अल्फा पार्टिकल्स, +2 और ये +2 क्या हो गए, चार्ज हो गए, ये क्या हो गया, उसका मास हो गया। बेसिकली कौन होता है ये, हीलियम +2, दैट इज अल्फा पार्टिकल। समझ गए, अरे समझ गए। तो इसकी एनर्जी लेवल काफी ज्यादा होती है और ये काफी तेज मूव करता है, बहुत फास्ट रेडिएशन होता है इसका। तो क्या क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल्स को जनरेट किया और इस अल्फा पार्टिकल्स को इस गोल्ड फॉइल से पास किया। ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का। तो ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, ये अल्फा पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, ये स्फेरिकल आपका क्या है, डिटेक्टर है, जहां पर पास करने के बाद ये आपके जो रेज अल्फा पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, और यहाँ पर ये जहां पर भी टकरा रहा है ना, थोड़ा सा व्हाइट कलर का स्पार्क जनरेट कर रहा है, जिससे फाइंड आउट कि हाँ यहाँ पर टकरा रहा है, यहाँ पर टकरा रहा है। तो एक डॉट को जनरेट करता गया पूरे फॉइल पर, जिससे पता चला कि अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट होकर के या रिफ्रैक्ट होकर के कहाँ कहाँ पहुंचा। क्लियर है बात यहाँ तक, ये सब पढ़े थे तुम लोग क्लास 10th में, बिल्कुल पढ़े हो। हाँ 9th में खाता है, हाँ 9th में पढ़ा हुआ है, कभी ना कभी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये पढ़ा होगा, मतलब नील्स बोर्ड तक तो तुम लोग पढ़े होंगे, है ना, नील्स बोर्ड तक तो रहता है शायद 9th में, एनसीईआरटी में 9th में।
तुम क्या एक्सपेक्ट करते थे जब चैतन्य अकेडमी तुम आए थे? तुम एक्सपेक्ट किए होगे कि जाएंगे, सोफा लगा होगा, आराम से बैठेंगे, 2-4 नौकर होंगे इधर, टीचर नोटबुक लेकर के आएगा, हमारे हाथ में थमाएगा, बोलेगा बेटा लिखो ए फॉर एप्पल, है या नहीं? तो लिखोगे बेटा बी लिखो, हाँ बी फॉर बॉम्बे, तो लिखो सी लिखो, सी फॉर कंप्यूटर साइंस, है ना? फिर लिखो डी फोर क्या हो गया? डाउन जाना पड़ेगा, डी फोर डाउन। फिर ई फोर इंजीनियर बनना है नहीं? अरे है नहीं? ऐसा तुम लोग सोच के आए होगे, मगर हुआ क्या ऐसा? अरे एक्सपेक्टेशन तो होगा ना, जाएंगे एकदम ऐसा पढ़ाया जाएगा, वैसा पढ़ाया जाएगा, ऐसा होगा, एकदम चिल होगा। आने के बाद पहले दिन में सबसे टेंशन, अरे फिर से पढ़ना पड़ेगा। अरे होता है या नहीं? तो उन्होंने भी यही कुछ सोचा था कि चलो, उन्होंने सोचा क्या होगा, जे थॉमसन का जो मॉडल है 100% करेक्ट है, और वो मॉडल अगर करेक्ट है तो क्या होगा, क्योंकि थिन पॉजिटिवली चार्ज क्या है, अवेलेबल है, थिन लेयर पॉजिटिव चार्ज का एटम के अंदर अवेलेबल। हम क्या कर रहे हैं, बहुत हाई वेलोसिटी से पार्टिकल्स को पास कर रहे हैं, तो ये जो हमारे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ये इन पार्टिकल्स को रोक नहीं पाएगा, ये क्या देगा, उसको सीधा मूव करने देगा, मूव करके जाने देगा, है ना? हाँ ठीक है, जाने दे सकते हैं मूव कर, क्योंकि क्या है, एक पूरे एटम में एक पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स है। अरे है, अगर उन्होंने एच एटम लिया होता, एक स्फीयर के अंदर वन प्रोटॉन होता ना, एक का पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होता, तो क्या होता, हर एक जगह थोड़ा 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 चार्ज होता। अरे होता है नहीं, एक जगह एक्यूमुलेटेड तो नहीं होता, है ना? जैसे तुम लोग सभी लोग हो, अभी गैलरी में खड़े हो, सभी लोग क्या है, थोड़ा दूर दूर पे रहोगे, मैं जाऊंगा तो बीच से फटाफट निकल जाऊंगा, अरे निकल जाऊंगा या नहीं? अब ऐसा किया जाए, मैं ऐसा बोलूं कि तुम सारे के सारे लोग इधर खड़े हो जाओ, इस गेट देख रहे हो, ये वाला अपना गेट यहाँ से ले लो, इसके सामने जितना का ये विड्थ है, इतने विड्थ में तुम सभी लोग जाकर के एडजस्ट हो जाओ, खड़े हो जाओ। बात समझ रहे हो? मैं ये बोला आपको कि आपको जो यहाँ पर बाहर घूमने हैं ना, आप इस एंड से लेकर के उस एंड तक कभी घूम सकते हैं, अरे है या नहीं? तो कोई आप सभी लोग वहां पर खड़े हैं, घूम रहे हैं, तो मुझे जाना है, तो मैं बीच से निकल के जा सकता हूँ, कोई रोकेगा तो नहीं, मुझे रोक भी नहीं पाएगा। और अगर यहाँ पर तुमसे बोला जाए कि चलो ये गेट का जितना विड्थ है, इतने से विड्थ में तुम सभी लोग को यहाँ पर खड़े रहने हैं, अगर सभी को बाहर खड़े कर दिया जाए तो क्या होगा, सभी एकदम काफी क्लोज पैक होकर खड़े होंगे। अभी जब मैं इधर से मूव करके जाऊंगा, जा पाऊंगा क्या? मूव कर पाना पॉसिबल होगा क्या? नहीं पॉसिबल होगा, फिर देखेंगे उसी चीज को समझेंगे। तो जे थॉमसन ने क्या सोचा, रदरफोर्ड ने क्या सोचा कि जे थॉमसन का मॉडल ये कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स है स्फीयर के अंदर, तो कोई बात नहीं, हमारा अल्फा पार्टिकल से बहुत हाई वेलोसिटी से है, मूव कर ही जाएगा और निकल जाएगा। तो हाँ बिल्कुल मूव करना चाहिए, और सारे अल्फा पार्टिकल्स को क्या करना चाहिए, स्ट्रेट जाना चाहिए, और थोड़ा बहुत का डिफ्लेक्शन हो सकता है। बोला क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है, देखो नेगेटिव चार्ज है ना, इसके पास से जो जा रहा क्या डिफ्लेक्ट हो गया, क्या हो, यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो गया, तो कहा ज्यादातर स्ट्रेट जाएंगे, और कुछ कुछ में थोड़ा स्लाइट डिफ्लेक्शन देखने को मिले। कितना का डिफ्लेक्शन? एकदम थोड़ा सा का डिफ्लेक्शन देखने को मिले, ऐसा उनका एक्सपेक्टेशन था। अब देखो हुआ क्या, जब अल्फा रेज को पास कराया, उन्होंने देखा हाँ भाई ज्यादातर तो एकदम स्ट्रेट चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, बहुत कम डिफ्लेक्शन तो आया ही नहीं, ज्यादातर क्या हो गया, एकदम स्ट्रेट चले गए, तो 99% क्या होगा, स्ट्रेट चले। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सोचा कि कुछ में तो डिफ्लेक्शन होगा, मगर बहुत स्लाइट डिफ्लेक्शन होगा। तो हाँ भाई कुछ में डिफ्लेक्शन है, और वो भी क्या, बहुत स्लाइट डिफ्लेक्शन है, कोई डाउट नहीं, थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन देखो है ना, थोड़ा थोड़ा कुछ में स्लाइट डिफ्लेक्शन। कहाँ? इसका मतलब नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन के पास से जा रहा होगा, थोड़ा डिफ्लेक्शन हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, कुछ में ह्यूज डिफ्लेक्शन, मतलब जाना किधर था, इधर जाना था, और उनका एक्सपेक्टेशन क्या हो गया, बहुत से बहुत 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो। यहाँ पर क्या देखा, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन आ रहा है, ये मोर देन 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन आ रहा है। और कुछ तो ऐसे उनको मिले था, हर 10,000 में एक पार्टिकल ऐसा मिल रहा था जो कि एकदम रिवर्स 180 डिग्री पर बैक हो रहा, मतलब जस्ट बाउंस कर जा रहा था किसी के तरफ। मैंने कहा भाई ये कैसे हो गया, बताओ, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। अरे है या नहीं, है ना? ये क्या मतलब पहले क्या था इधर, तो अभी पॉजिटिव चार्ज पहले, यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर ये जो रिवर्स रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, रिवर्स भेज रहा है, नेगेटिव चार्ज होगा तो खींच लेगा,
अपने आप से पास होने लगता था डिफ्लेक्शन के साथ, है ना, मगर ये क्या कर रहा है, रिवर्स फेंक रहा है। रिवर्स फेंक रहा है इसका मतलब क्या है, सेम नेचर का चार्ज वहां पर अवेलेबल होगा, अरे होगा या नहीं, और बहुत छोटे से स्पेस में बहुत कम पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन हो रहा है, बहुत कम पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है वो छोटे से स्पेस में होगा। ये पॉइंट क्लियर है, अरे क्लियर है या नहीं, तो छोटे से स्पेस में कम, मतलब सारे पॉजिटिव चार्ज एकदम छोटे से स्पेस में एक्यूमुलेटेड हैं, और उस छोटे से स्पेस को क्या बोला उन्होंने, न्यूक्लियस। क्लियर है, अरे क्लियर है। अभी तुम एग्जांपल दिया, सभी लोग बाहर फैले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई पास कर जाता, इतने छोटे से स्पेस में सभी खड़े हो जाओगे, कोई भी आएगा क्रॉस करके जा पाएगा क्या, नहीं, मैं आऊंगा और फिर से घूम करके स्टार को चला जाऊंगा, लड़ूंगा तो नहीं ना, अरे है क्या, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर सभी कंजेस्टेड, अरे है या नहीं। तो वही चीजों ने बोला कि एक छोटे से एकदम छोटे से स्फीयर में सभी पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड हैं, और इस एक्यूमुलेशन की वजह से ही इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्सन मिल रहा है। सभी को क्लियर है ये बात, यहां तक की बातें सभी को क्लियर है, समझ गए, समझ गए, क्लियर है। तो अभी अभी क्या समझ में आया, इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो इतने पॉजिटिव चार्ज हैं वो एक छोटे से स्फीयर में छोटे से वॉल्यूम में एक्यूमुलेटेड हैं, इसका मतलब बाकी सारे स्फीयर में कुछ भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब तो क्या हुआ, बाकी स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा, वैकेंट, क्या होगा वो, क्लियर है, पहली बात क्लियर है। तो पहला, तो इन्होंने क्या बोला, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स को स्टेट, ये जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिखा, फ्यू ऑफ द पार्टिकल्स आर शार्पली रिफ्लेक्टेड, जो बताया आपको एकदम रिवर्स भी हो जा रहे हैं। तो इससे ऑब्जर्वेशन क्या आया उनका कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एकदम स्मॉल एरिया में एक्यूमुलेटेड है, और उसी को क्या बोला हमने, न्यूक्लियस बोल रखा है, देखो सेकंड वाला, द न्यूक्लियस इज द स्मॉलेस्ट एटम स्टोर्ड विद पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है सभी को, अरे क्लियर है। और अगर पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से एरिया में एक्यूमुलेटेड है, इसका मतलब आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और नहीं है इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर वो वैकेंट स्पेस है, इसीलिए तो क्या हो गया, रेज हमारे क्या हो गए, स्ट्रेट। क्लियर है, समझ गए। और तो पूछा इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उसी स्पेस में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हमने देखा कि कुछ कुछ पार्टिकल्स में एकदम स्लाइट डिफ्लेक्शन मिल रहा है, समझ लो, क्लियर है, समझ गए। तो इससे उन्होंने क्या बना करके दिया, क्या बता, कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप किया, उन्होंने कहा एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, क्या है, वैकेंट स्पेस है, ज्यादातर स्पेस क्या है, खाली है। देयर इज स्मॉल डेंस सेंटर विद अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके पास एक न्यूक्लियस है जहां पर पूरा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड होता है। क्लियर है, अरे क्लियर है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोला उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है, चारों ओर अवेलेबल है और वो घूमता रहता है। और लास्ट पर ये बता रहा है कि उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, सभी को पता है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। क्लियर है, यहाँ तक की बातें, यहाँ तक की बातें समझ गए। बाकी बुक पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारा एक्सप्लेन करके दिया होगा, इसमें एक दो पॉइंट और मिलेंगे, मगर हमारा इतना ही काम है, इतना करके हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, यहाँ तक की बातें समझ गए। ये सब तुमको पढ़ के आना भी था, पर कोई दिक्कत नहीं, जब तुम्हें इससे पढ़ाया जाएगा तो पढ़ेंगे आप, कोई बात नहीं। तो ये क्या था, रदरफोर्ड का एक्चुअल मॉडल जो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। क्या बोला उन्होंने कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज कहां पर अवेलेबल है, तब तक देखो न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में हुआ है ना, तब तक ये डिस्कवर नहीं हुआ था। तो ये कहां पर हो गए, सभी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है। कहते कैसे रिवॉल्व करता है, कहते प्लैनेट देखे हो, सोलर सिस्टम देखा है, एग्जैक्टली सोलर सिस्टम के जैसा एटम का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा रदरफोर्ड ने बताया। क्लियर है सभी को, यहाँ तक की बातें, सभी को यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब देखो एटम क्या होता है, पता है आपको, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट अलोन, दैट इज एटम, जो उसके सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन भी करता है। दूसरा, एटम का फर्दर डिवीजन किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, एक क्या है न्यूक्लियस, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। न्यूक्लियस का फर्दर डिवीजन है क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्लियर है, हम आगे आएंगे तो उसको भी देख लेंगे। तो टोटल क्या, एटम को दो पार्ट में क्लासिफाई किया हमने, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया, न्यूक्लियस के चारों ओर का स्पेस जहां पर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लियर है, न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन अवेलेबल है और सारा मास न्यूक्लियस में अवेलेबल। इसको नोट करने हैं, यहां से आपको नोट करना है, इसको नोट कीजिए आप, और मैं 2 मिनट में आया हूं।
समझिए। अभी समझ में आ रहा है तुमको? समझ में आ रहा है? नए वाले जो लोग हैं समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, आना चाहिए समझ में। और अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं थोड़ा सा वो पेचकस और वो लेकर के आऊंगा, ब्रेक खोल करके तुम्हारे समझ को थोड़ा सा ग्रीस लगा करके फिर से एडजस्ट कर दूंगा। समझ गए? अपने आप चलने लगेगा। समझ में आ रहा है? क्लास में ठीक कर दो, लगा था समझ खराब होगा तो ये करते हैं, एक पे इधर से लगाना है, एक उधर से, अपने आप ठीक होगा। या सभी लोग नोट कर लिए? नोट हो गया? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर। प्रोटॉन के बारे में दे रखा है। क्या होता है प्रोटॉन? पॉजिटिवली चार्ज, है ना। इसको नोट नहीं करेंगे क्योंकि आगे लिस्ट है इसका, मैं लिस्ट दिखा दूंगा अभी। ठहर एटॉमिक नंबर मास नंबर ग्रेविटी चलेगी, ये फंडामेंटल है ना, तो ये सीधा लिस्ट लिखवा देंगे, तो आपको ये अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। डिफाइन तो कर लोगे ना, कोई पूछेगा तो प्रोटॉन क्या होता है? अरे डिफाइन कर सकते हैं ना। चलिए तो उसको मैं लिखवाता नहीं। तो फर्दर जाकर के क्या हो गया, 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया टोटल एटम। पूरे एटम को क्या किया हमने? 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। कौन कौन से? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? आउट ऑफ न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस। आउटसाइड न्यूक्लियस कहीं भी रह सकता है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा ये बताओ प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1, मतलब एक 1 AMU मान सकते हैं, है ना, एटॉमिक मास यूनिट। तुम लोग ने अभी पढ़ा होगा उसमें एटॉमिक मास पढ़ लिया होगा। हाँ एग्जैक्टली पता होगा, 1.67 into 10 के पावर -27 kg। क्लियर है? चलिए, न्यूट्रॉन का मास भी सेम प्रोटॉन के मास के बराबर, है ना। और इलेक्ट्रॉन का मास 10 के पावर -31 kg। तुम लोग तो काफी इंटेलिजेंट निकले, पता ही नहीं था मुझे। वाह। चलो तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को देख लिए। तो अभी आप पहले ये लिस्ट लिख लीजिए, फिर आप इस पे आते हैं, है ना। यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, एग्जैक्ट मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, चार्ज कितने हैं, मास इन केजी दे रखा है, एएमयू में कैसे डिफाइन किया गया है, और फाउंड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आउटसाइड द न्यूक्लियस। टेबल बना लीजिए ये वाला, स्टेटमेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें समझ में आ रहा है? लास्ट बेंच समझ रहे हो? ऐसा तो नहीं पहली क्लास, पहली दिन, पहली क्लास सब खत्म। समझ में आ रहा है ना? क्लास में अच्छा लग रहा है कि बोर लग रहा है? कौन सा टीचर आ गया, कहाँ से ये आ गया, एक तो ऊपर से नॉर्थ इंडियन है, क्या बोलता है हमें समझ ही नहीं आता। जब मैं पहली बार बच्चों को पढ़ाता तो बच्चे जाके बोल रहे, कंप्लेन देते, अरे सर वो क्या बोलते वही समझ में नहीं आता, पढ़ाते हैं वो समझ में आता है और क्या बोलते पता ही नहीं चलता। ऐसा तुम लोग के साथ नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो बताना, मैं बोलना ही बंद कर दूंगा। इधर बोर्ड पे लिख के आएगा तो पढ़ते रहना, नहीं तो मैं एक को रख लूंगा ना, वो मेरी बातें समझ जाता है नहीं, वो डिक्टेट करता रहेगा, मैं इधर बैठा रहूंगा। और सैलरी में यही कर लेंगे, 10% तुम्हारा, 90%।
हो गए? डन, छाप लिया? छाप लिए सभी लोग? कौन नहीं छापा? इतना स्लो हुआ तो हो गए? इसे कहाँ से लिया? दुकान से? मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो आसमान से लेकर क्या बताओ, ये दुकान कहाँ है? किधर दुकान है इसका? बारामती में? मैं भी देख रहा हूँ कहाँ मिलता है क्या, मुझे तो पता ही नहीं। मैं तो कल ये वाला सेट अकेडमी से लिया था, मान मान कह रहे दे दो सब खरीद के दे दो। इसको लगा था तुम्हें देख रहा है क्या? अच्छा हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर? कैसे डिफाइन करोगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। अरे जैसे आयंस के केस में बहुत अच्छे, क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि हमारे पास सोडियम है, Na लिख लेते हैं, है ना? Na लिख लेते हैं। कितना इसके पास प्रोटॉन है? 11, और इलेक्ट्रॉन कितना है? 11, है ना? इसका एटॉमिक नंबर क्या बोलेंगे हम लोग? 11, है या नहीं? अब हमने Na प्लस कर दिया, इसका मतलब प्रोटॉन कितने हो गए? 11, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 प्लस कर दिया ना, तो कितने हो गए? 10 हो गए। अब इसका एटॉमिक नंबर बोला जाए तो भी क्या है? 11, है या नहीं? तो इलेक्ट्रॉन हम लोग यूज जनरली नहीं करते। जब भी आप देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको ऐड करना पड़ता है इन अ न्यूट्रल एटम। क्लियर है? किसी न्यूट्रल एटम। इसलिए हम लोग ज्यादा बेटर तरीके से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन का यूज करते हैं। ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन सा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। Number of proton present in the nucleus of an atom is called atomic number. आता है सभी को? नोट कर लो। थोड़ी दो स्पेस रखें। फायदा हुआ क्या होता है इससे? हो गए? चलिए, मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एंड मास नंबर इज स्लाइटली डिफरेंट। यूनिट्स नहीं। एटॉमिक मास तुम लोग भी पढ़े हो ना मोल कंसेप्ट में। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से एटॉमिक मास निकालते हैं। अरे तो क्या हुआ?